Hi guys, this is Manu Mishra, subject matter expert, legal aptitude, legal tutorial. आज हम इस सेशन में जनवरी मंथ के करंट लीगल नॉलेज का रिकैप करेंगे. So, first we will cover some international news, then we will jump to the national news. So here we start the session. So the first news, it's about Argentina. So Argentina is situated in the South America continent, and what happened till 2020, abortion karana Argentina में illegal था. But now, when women conducted a protest in whole Argentina, गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई और गवर्नमेंट को अबॉर्शन लीगलाइज करना पड़ा. पहले 2020 तक अर्जेंटीना में किसी भी तरीके का अबॉर्शन कराना इलीगल था, बट नाउ देयर इज नो सर्टेन कंडीशन. आप अबॉर्शन करा सकते हो अर्जेंटीना में, लेकिन देयर इज सम लिमिटेशन. वो लिमिटेशन क्या है कि वुमेन को अगर अबॉर्शन कराना है then she can have abortion but within 14 weeks. 14 वीक्स के अंदर अंदर उसको अबॉर्शन कराना होगा. लेकिन अगर 14 वीक्स के बाद अबॉर्शन कराती है देन वो एक्ट क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाएगा. और अर्जेंटीना में जो 14 वीक्स की जो लिमिटेशन है, 14 वीक्स के अंदर कोई भी वुमेन अबॉर्शन करा सकती है, उसमें कोई भी सर्टेन कंडीशन नहीं है. जैसे इंडिया में कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं कि इन सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पर ही वुमेन अबॉर्शन करा सकती है. और इंडिया में जो अबॉर्शन है वो किस एक्ट से रेगुलेट होता है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. बट इन अर्जेंटीना जो अबॉर्शन अभी लीगलाइज हुआ विद इन 14 वीक्स, उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है. Now we move to our second international news. The second international news is about Scotland referendum. So first we will understand what is referendum. So referendum is just like an voting. It's like a voting election जहां पर पब्लिक अपना वोट देते हैं और जो रिजल्ट है वो बाइंडिंग होता है. And there is another term, same thing, plebiscite. So plebiscite is also a voting, but वो एक पब्लिक ओपिनियन होता है. उसका जो रिजल्ट है वो बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर. एंड बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर व्हाट इज यूके, व्हाट इज ग्रेट ब्रिटेन एंड व्हाट इज इंग्लैंड. सो यूके कंप्राइजेस ऑफ 4 टेरिटरीज: स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड. एंड ग्रेट ब्रिटेन, अगर आप मैप देखोगे, यूके का मैप देखोगे, तो नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग जगह पर है. लेकिन जो आइलैंड बना है, जो बड़ा सा आइलैंड है, उसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं. एंड ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स. सो यूके स्टैंड फॉर ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड इंग्लैंड एक छोटा सा पार्ट है, एक पार्ट है ग्रेट ब्रिटेन का. सो अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट कर गया. तो अब यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज बची? 27. पहले 28 थी, लेकिन ब्रिटेन जैसे एग्जिट किया तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन इज 27. सो व्हाट हैपेंड? स्कॉटलैंड के कुछ लीडर्स और कुछ वहां की पब्लिक डिमांड कर रही है कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, वो एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, उन्हें यूके का पार्ट नहीं रहना. अब ऐसा डिमांड वो क्यों कर रही? वहां के जो लीडर्स हैं और जो वहां के जो लोग हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं रेफरेंडम का, जिसके थ्रू हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे, स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी, वो लोग बोल रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम बहुत ज्यादा पैसा, जो पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट का जो पैसा है, वो सबसे ज्यादा पैसा न्यूक्लियर वेपन्स में इन्वेस्ट करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है, जिससे कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा. और हम स्कॉटलैंड अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बनते हैं तो हम अपना पैसा हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगाएंगे, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. लेकिन जब स्कॉटलैंड को अलग होना ही था तो वो लोग जुड़े क्यों यूनाइटेड किंगडम के साथ? और जुड़े तो कब जुड़े? सो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में ट्रीटी हुई थी इन द ईयर 1707, एंड द नेम ऑफ द ट्रीटी इज एक्ट ऑफ यूनियन. और 1707 में ये साइन हुई बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, और स्कॉटलैंड इंटीग्रल पार्ट बन गया यूनाइटेड किंगडम का. अब जुड़ा क्यों? रीजन बीइंग स्कॉटलैंड की इकोनॉमिक सिचुएशन इन द लेट 1600 एंड इन द 1700s बहुत खराब थी, और उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी भी सेटअप करी थी इन द कंट्री ऑफ पनामा, और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जिसकी वजह से और इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई इंग्लैंड की और स्कॉटलैंड की. और स्कॉटलैंड के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा और उसको ट्रीटी करनी पड़ी इंग्लैंड के साथ, और स्कॉटलैंड इंटीग्रल पार्ट बन गया यूनाइटेड किंगडम का. सो नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट इशू, थर्ड इंटरनेशनल न्यूज. तो थर्ड इंटरनेशनल न्यूज, it's about US 25th constitutional amendment. So what happened on the 6th of January, जब यूएसए में
कैपिटल हिल्स पर बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ था बाय द फॉलोअर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। उस समय प्रेसिडेंट 6 जनवरी को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट 20 जनवरी तक रहे। 20 जनवरी के बाद जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने। तो जब 6 जनवरी को इंसिडेंट हुआ, जब वायलेंस हुआ बाय द फॉलोअर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनको एक ट्वीट किया, और ट्वीट में लिखा कि आई सपोर्ट द पीपल हु क्रिएटेड द वायलेंस। जिन्होंने वायलेंस किया है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनके उनके सपोर्ट में खड़ा हूं। सो एक किसी नेशन का हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऐसे स्टेटमेंट नहीं देता, वायलेंस को इंसाइट नहीं करता, पब्लिकली वायलेंस को इंसाइट नहीं करता, चाहे किसी भी कंट्री का वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो। और यूएस जैसे नेशन के हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेटमेंट बोला। इसीलिए यूएस कांग्रेस, जो यूएसए की पार्लियामेंट है, यूएसए की पार्लियामेंट को यूएस कांग्रेस बोलते हैं, उन्होंने बोला वाइस प्रेसिडेंट को, माइक पेंस को, टू इन्वोक द यूएस 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलता क्या है? सो बिफोर वी मूव टू कि यूएस का 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलता क्या है, यूएस में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कब? सो इन द ईयर 1967 यूएस में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जोड़ा गया, इंक्लूड किया गया। अब पढ़ते हैं, अब समझते हैं कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कंप्राइजेस ऑफ 4 सेक्शंस। सो फर्स्ट सेक्शन सेज कि अगर यूएस के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड सेक्शन टॉक्स अबाउट कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो वेकेंट हो जाए, और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो वेकेंट कैसे हो सकती है? 2 कंडीशन में, या तो वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या फिर वो रिजाइन कर दे। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है अगर वो वेकेंट हो जाता है, तो प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन गिवन बाय द यूएस कांग्रेस किसी पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में अपॉइंट करेगा। द थर्ड सेक्शन टॉक्स अबाउट कि अगर यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो इनकेपेबल है, वो इनएबल है, तो फिर प्रेसिडेंट कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। एंड द फोर्थ सेक्शन टॉक्स अबाउट कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है अगर वो इनकम्पिटेंट निकले तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा, उनको कौन ओवरटेक करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और यूएस कांग्रेस जो डिमांड कर रही थी टू इन्वोक द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो डिमांड कर रही थी ऑन द फोर्थ सेक्शन, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो फॉलोअर्स थे जो वायलेंस कर रहे थे उनका सपोर्ट किया था, वो जिससे पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकम्पिटेंट है, और वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फोर्थ सेक्शन को इन्वोक करने की बात कर रहे थे। नाउ वी मूव टू आवर नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज क्या बोलती है? अब अपन जंप करते हैं नेशनल न्यूज की तरफ। So the first national news, it's about Prevention of Cruelty of Animals Rules 2017। और ये रूल्स किस एक्ट के हैं? तो द नेम ऑफ द एक्ट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960। 1960 के एक्ट में 2017 में ये रूल्स जोड़े गए। और रिसेंटली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन रूल्स को आप पढ़ो, समझो, ग्राउंड रियलिटी देखो, और उसके बाद इन रूल्स को स्टक डाउन कर दो, डिलीट कर दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला, वो समझने के लिए अपन को समझना होगा कि रूल्स बोलते क्या है। रूल सेज कि अगर किसी पर्सन जो कि डिपेंडेंट है किसी एनिमल पर, अगर उसके अगेंस्ट एफआईआर होती है, और एफआईआर किस चीज की? अबाउट द क्रुएलिटी ऑफ एनिमल, कि उसने क्रुएलिटी करी है अपने एनिमल के ऊपर, तो उसके एनिमल को सीज कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्टिकेट कर लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जब इस रूल्स के डेप्थ में गए और ग्राउंड रियलिटी देखी सुप्रीम कोर्ट ने, जब उनके पास रिपोर्ट आई, तब देखा देयर आर मेनी केसेस जहां पर जो लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है एनिमल्स के ऊपर, उनके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर लॉन्च कर दी गई। वो क्रुएलिटी नहीं कर रहे थे एनिमल्स के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर फॉल्स एफआईआर लॉन्च कर दी गई, जिसकी वजह से उनके एनिमल्स को सीज कर लिया गया, और जिससे उनकी लाइफ जो उनकी फैमिली है, जो उनका लाइवलीहुड है, जो डिपेंडेंट है एनिमल के ऊपर, वो उनसे छीन लिया गया, जिससे आर्टिकल 21 वायलेशन होता है। आप एनिमल्स को सीज करो, कॉन्फिस्टिकेट करो, बट जब वो गिल्टी प्रूफ हो। लेकिन बिफोर दी प्रूविंग ऑफ द गिल्टी आप किसी भी पर्सन के लाइवलीहुड को नहीं छीन सकते। और यहां पर अगर कोई पर्सन एफआईआर भी लॉन्च करता है तो उसके एनिमल को सीज कर लिया जाएगा। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इन रूल्स को पढ़ रही है, और इन द नियर फ्यूचर और इन द अपकमिंग डेज इन रूल्स को वो स्टक डाउन कर देगी।
Now we move to our next issue. So the next issue, it's about adultery. So बिफोर वी अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा अडल्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज अडल्ट्री. सो अडल्ट्री मीन्स व्हेन अ मैरिड वुमन when a married woman have a sexual relationship or a sexual intercourse with another woman, another, sorry, not women, another person except his husband, तो वो एडल्ट्री में एडल्ट्री बोला जाएगा. अगर कोई मैरिड पर्सन किसी दूसरे पार्टनर के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है तो उसको एडल्ट्री बोला जाता है. और ये टिल 2018 तक ऑफेंस था अंडर द सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी. लेकिन आईपीसी के 497 सेक्शन में बोला गया था कि एडल्ट्री में सिर्फ पनिशमेंट मैन को दी जाएगी, वुमेन को नहीं दी जाएगी. जिसके अगेंस्ट पिटिशन गई और केस बना सुप्रीम कोर्ट में, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि this section 497 of the IPC it's against the article 47, या article 47 को वायलेट करता है. क्यों बताया? क्योंकि आर्टिकल 47 बताता है कि नो पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन रेस, जेंडर, सेक्स. और यहां पर सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे क्योंकि यहां पनिशमेंट सिर्फ मैन को मिल रही थी, वुमेन को नहीं मिल रही थी. इसीलिए जो सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी है उसको स्टक डाउन कर दिया. अगर सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी को स्टक डाउन किया तो इसका मतलब है एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज कर दी गई. नाउ एडल्ट्री इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस. So why we are reading this issue right now? So what happened? Central government ने plea file करी है. Central government ने plea file करी है to the Supreme Court and said कि जो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए आर्म फोर्सेस के ऊपर, इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए. रीजन बीइंग क्योंकि जो इंडियन मिलिट्री सर्विसेज के जो पर्सनल्स हैं वो डिस्टेंस क्लास फॉर्म करते हैं एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द डिफरेंट लॉज. जैसे कि आर्मी, इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन आर्मी लॉज. इंडियन नेवी के पर्सनल्स हैं वो रेगुलेट होते हैं इंडियन नेवी लॉज से, और इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं वो रेगुलेट होते हैं इंडियन एयरफोर्स लॉज से. तो वो एक डिस्टेंस क्लास फॉर्म करते हैं. उन्होंने एक रीजन दिया. दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि देयर आर सर्टेन केसेस, ग्राउंड रियलिटी उन्होंने बताई बेसिकली कि देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर सीनियर ऑफिशियल्स इन द आर्म फोर्सेस, जहां पर सीनियर ऑफिशियल्स प्रेशराइज करते हैं जूनियर ऑफिशियल्स को कि वो अपनी वाइफ को सेंड करें टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप और सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो अगर आपने डीक्रिमिनलाइज का जजमेंट है, अगर आपने एप्लीकेबल किया ऑन द आर्म फोर्सेस तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा. तो यही दो रीजन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्ली फाइल करी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्ली एक्सेप्ट कर ली और अभी उस पर हियरिंग होगी. तो अभी देखते हैं नियर फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है इस प्ली पर. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट इशू. So the next issue, it's about Supreme Court ruling on 3 farm laws. So what happened? 3 farm laws से related farmers protest कर रहे थे. Farmers protest करते हुए 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, और अभी तक farmers protest कर रहे हैं. जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची इन द मंथ ऑफ जनवरी कि फार्मर्स अभी भी कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया ऑन दी 3 फार्म लॉज के ये 3 फार्म लॉज पर स्टे लगा दिया है, ये इंप्लीमेंट नहीं किए जाएंगे. और स्टे कितने पीरियड के लिए लगा? 3 मंथ्स के लिए. और एक कमिटी फॉर्म भी करी कि जो डिस्प्यूट है बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी फार्मर्स, वो कमिटी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी. बट जब भी कोई पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम करता है तो उसको एक वैलिड रीजन देना पड़ता है और कुछ रीजन होता है काम करने का. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो उन्होंने रीजन क्या दिया? उन्होंने रीजन बताया कि हमें फार्मर्स के साथ सिंपैथी है, फार्मर्स हमारे कंट्री के हमारे सिटीजन्स हैं, वो अपना घर छोड़ के आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो उनका रीजन था स्टे लगाने का, वो था सिंपैथी. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपेक्स कोर्ट है, तो उन्होंने कोई लीगल रीजनिंग नहीं दी. उन्होंने कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं बताया स्टे ऑर्डर लगाने का. उन्होंने नहीं बताया कि जो 3 फार्म लॉज में कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि लीगल है या वो इलीगल है. जब ये चीज पब्लिक में आई तो पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज किया, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को स्टे ऑर्डर लगाना था बट रीजन वैलिड देना चाहिए था, कुछ लीगल रीजन देना चाहिए था स्टे ऑर्डर पर. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने के वेणुगोपाल को बुलाया जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट
किस लॉ या किस एक्ट पर, अगर किसी लॉ या किसी एक्ट पर उन्हें स्टे लगाना है या उसको स्टक डाउन करना है, तो क्या किस किस कंडीशंस पे वो स्टक डाउन या स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं। तो व्हाट के वेणुगोपाल सेड, के वेणुगोपाल सेड देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस। सो द फर्स्ट कंडीशन सेज कि अगर जो लॉ या एक्ट है वो विदाउट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से पास हुआ हो, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस लॉ या एक्ट पर स्टे या स्टक डाउन कर सकता है। सेकंड जो कंडीशन उन्होंने बताई, के वेणुगोपाल ने सेकंड कंडीशन बताई, द सेकंड कंडीशन सेज कि अगर वो लॉ या एक्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस लॉ या एक्ट पर स्टे या फिर उसको स्टक डाउन कर सकते हैं। द थर्ड कंडीशन सेज कि अगर वो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी वायलेट कर रहा है वो लॉ या एक्ट, तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर या फिर उसको स्टक डाउन कर सकती है। तो इससे हमें एक चीज पता लगती है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी अगर किसी लॉ को या किसी एक्ट को स्टक डाउन करती है या स्टे ऑर्डर लगाती है, तो इन्हीं थ्री सर्टेन कंडीशंस में लगा सकती है और कोई रीजन नहीं दे सकती। सो जो स्टे ऑर्डर लगाया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था ऑन दी थ्री फार्म लॉज फॉर 3 months, वो स्टे ऑर्डर की जो रीजनिंग थी वो गलत थी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट इशू। सो द नेक्स्ट इशू इज टॉक्स अबाउट क्वेश्चन आर। So before we jump what is question R, first we will understand कि हम क्वेश्चन आर क्यों पढ़ रहे हैं और वो भी जनवरी मंथ के करंट लीगल लॉज में क्यों पढ़ रहे हैं। So what happened, जब पैंडेमिक के समय मॉनसून सेशन हुआ था तो क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया था, क्वेश्चन आर कंडक्ट नहीं कराया गया था। रीजन बीइंग क्योंकि वर्क ज्यादा था पार्लियामेंट के ऊपर, इसीलिए क्वेश्चन आर को सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी पब्लिक गैदरिंग, बिकॉज पब्लिक गैदरिंग बैन थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन बजट सेशन जब स्टार्ट हुआ ऑन दी 29 जनवरी 2021, तो क्वेश्चन आर को फिर से रिज्यूम कर दिया गया। अब व्हाट इज क्वेश्चन आर? सो क्वेश्चन आर इज द फर्स्ट आर ऑफ एवरी सेशन इज नोन एज क्वेश्चन आर। तो देयर आर थ्री सेशंस, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो जितने भी दिन ये सेशन चलेंगे, उस हर सेशन का पहला आर क्वेश्चन आर होगा। And what happened in the question R? So in the question R, the member of parliament present in the parliament, वो क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर्स, जो रूलिंग पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछती है अबाउट द डेवलपमेंट, अबाउट द इश्यूज इन इंडिया। अब कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछते हैं? अपोजिशन पार्टी के, क्या बीजेपी के या जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन टू एनी मिनिस्टर इन द क्वेश्चन आर। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, टू दी मिनिस्टर्स, टू दी गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आर कहां मेंशन्ड है? तो क्वेश्चन आर इज मेंशन्ड अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में क्वेश्चन आर को मेंशन किया गया। क्या क्वेश्चन आर किसी दिन सस्पेंड हो सकता है? यस, देयर आर 2 days का एक्सेप्शन है। द फर्स्ट डे इज जब प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सेशन को, उस दिन क्वेश्चन आर नहीं होता। एंड द सेकंड डे इज जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है, उस दिन क्वेश्चन आर नहीं होता। तो दीज 2 days आर द एक्सेप्शन जिस दिन क्वेश्चन आर कंडक्ट नहीं कराया जाता। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट इशू। सो द नेक्स्ट इशू इट्स अबाउट mercy plea of Rajiv convict. So what happened? So when assassination was done of Rajiv Gandhi in the year 1991, तो बहुत सारे एक्यूज को पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन करी गई by the two agencies. One is CBI, Central Bureau of Investigation, and the second agency is Central Anti-Terrorism. और ये दोनों सेंट्रल बॉडी हैं। और क्योंकि एनआईए ने नहीं करी इन्वेस्टिगेशन, रीजन बीइंग क्योंकि एनआईए उस समय बना नहीं था, एनआईए बना इन दी 2008 जब मुंबई अटैक हुए, और जो राजीव गांधी का असैसिनेशन है वो हुआ था इन द ईयर 1991। सो वन ऑफ द एक्यूज्ड इज पेरीवलन, जो कि इमेज आपको दिख रही होगी फोटो में। वन ऑफ द एक्यूज्ड इज पेरीवलन। तो पेरीवलन के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने बॉम्ब को बिल्ड किया है, बॉम्ब को बनाया है, और वो बॉम्ब यूज किया गया था राजीव गांधी को असैसिनेट करने के लिए। और ये इन्वेस्टिगेशन किसने कंडक्ट करी थी? सीबीआई ने और सेंट्रल एंटी टेररिज्म ने। और कोर्ट ने इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे दी। बट बाद में पब्लिक को पता लगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं निकाल पाई अगेंस्ट द पेरीवलन बाय सीबीआई और बाय सेंट्रल एंटी टेररिज्म, जिससे प्रूव हो सके कि पेरीवलन ने बॉम्ब को बिल्ड किया था, बॉम्ब को बनाया था,
और वो बॉम्ब यूज किया गया राजीव गांधी के एसेसिनेशन में। तो उन्होंने पेरीवलन ने इन द ईयर 2015 मर्सी पिटिशन फाइल करी टू दी तमिलनाडु गवर्नर। लेकिन जब से उनकी तमिलनाडु गवर्नर के ऑफिस में उनकी मर्सी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है, उन पे हियरिंग नहीं हुई। ना ही अभी तक तमिलनाडु गवर्नर ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है, ना ही एक्सेप्ट किया है। सो व्हाट इज मर्सी पिटीशन? सो मर्सी पिटीशन मीन्स अ पार्डनिंग पावर। इंडिया में अगर आपको कोई भी कोर्ट पनिशमेंट देता है, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट का हो, चाहे वो डेथ पेनल्टी का हो, तो उसको सिर्फ दो ही पर्सन है इंडिया में जो पार्डन कर सकते हैं। वन इज द स्टेट गवर्नर एंड अनदर वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The pardoning power of the governor was defined under the Article 161 and the pardoning power of the president was defined under the Article 72. So, जहां तक देखा जाए तो 90% of the pardoning power of the governor and the president are similar, but एक पावर का डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेथ पेनल्टी को पार्डन कर सकता है, बट स्टेट का गवर्नर डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता। सो जो पेरीवलन की जो मर्सी पिटीशन है वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है तमिलनाडु गवर्नर के पास। एंड द करंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इज बनवारी लाल पुरोहित। उन्होंने बोला है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन करी है पेरीवलन के केस में, वो किसने करी है? सेंट्रल बॉडी ने करी है। और सेंट्रल बॉडी अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पार्डन स्टेट का गवर्नर नहीं कर सकता, ओनली प्रेसिडेंट कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज दैट के प्रेसिडेंट डेथ पेनल्टी को पार्डन कर सकता है, बट गवर्नर डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता। और पेरीवलन की जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो गवर्नर का भी राइट है, गवर्नर के पास राइट है कि वो पेरीवलन को पार्डन कर सकता है। सो ये था हमारा जनवरी मंथ के करंट लीगल नॉलेज का रिकैप। अगर कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो रिलेटेड टू दिस सेशन, या फिर कोई भी किसी भी न्यूज से रिलेटेड डाउट हो, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट पूछ सकते हैं टू योर रिस्पेक्टिव टीचर।